वेलकम स्टूडेंट। अब हम देखते हैं टॉपिक व्यवसाय के उद्देश्य व व्यावसायिक जोखिम के कारण, ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में भी इसमें दो तरह से इसके ऑब्जेक्ट्स देखे जा सकते हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सेकंड सामाजिक या सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए, फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यानी व्यवसाय जो किया जाता है, व्यवसाय जो हम करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहला जो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में भी सबसे फर्स्ट जो इसका है वो है प्रॉफिट मेकिंग, लाभ अर्जित करना। कोई भी व्यवसाय किया जाता है तो वो किस उद्देश्य से होगा? प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। अब यदि प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तो उसके लिए उसके जो प्रोडक्ट है उसमें वो सारी क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। इसके अलावा उसका जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं पे जो उसके कॉम्पिटिटर हैं, जो प्रतिस्पर्धी हैं, उन प्रोडक्ट से वो बेहतर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातों को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय के उद्देश्य को जब हम निर्धारित करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात भी यही आती है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। और जब प्रॉफिट कमाना है तो उस प्रॉफिट को सही ढंग से और उचित क्रियाएं यानी फेयर जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं के साथ में हमें प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, सेकंड है ग्राहक सर्जन। कोई भी जो बिजनेस होता है, ठीक है, वो बिजनेस जो किया जाता है वो उसकी जो बेस है, उसका जो मुख्य जो आधार है वो क्या होता है? उस कस्टमर्स। अब जो कस्टमर्स हैं उस कस्टमर के अंतर्गत भी क्या जो कस्टमर बन गए हैं केवल वह उन्हीं से संतुष्ट नहीं होता है, इसके अलावा वह क्या चाहता है कि उसके और भी कस्टमर बने, यानी उसका जो प्रोडक्ट है वो उसके जो भावी जो उसके फोरकास्टिंग वाले जो कस्टमर्स हैं वो भी उससे जुड़े। ठीक है, जो तो वह हमेशा ये सेकंड जो उसका मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि वह उसके प्रोडक्ट के और भी कस्टमर्स बने और भी कस्टमर्स उससे जुड़े। तो जो सेकंड जो इसका उद्देश्य हो गया वो हो गया ग्राहकों का सर्जन या क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, थर्ड अब हम देखते हैं नवप्रवर्तन। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी आपको समझाया था कि बिजनेस के अंदर इनोवेशन, नवप्रवर्तन होना बहुत आवश्यक है। और इसी प्रकार से जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में भी वो यही जानता है कि उसको समय की मांग के अनुसार, प्रोडक्ट की क्वालिटी के अनुसार, बाजार में कॉम्पिटिशन्स के अनुसार, न्यू टेक्नोलॉजी के आने से उसको अपने प्रोडक्ट के अंतर्गत नए इनोवेशंस करने ही होंगे और करने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि परिवर्तन के साथ में वो प्रोडक्ट में चेंज या अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं करता है तो उसका जो नुकसान होगा वह यही हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को बाज़ार से बहुत जल्दी हटा दिया जाए, यानी ग्राहकों की पसंद में वह प्रोडक्ट ना रहे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि नवप्रवर्तन जो है वो हमेशा जो है व्यवसाय के अंतर्गत नियमित रूप से, यानी इसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमेशा चलते रहने चाहिए आपके प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आते हैं। प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, क्रिएटिंग ऑफ कस्टमर्स और इनोवेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत क्या है? फर्स्ट जो आता है वो है आपका उच्च किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। सबसे अब उपभोक्ता को क्या चाहिए? जो वस्तु मिले सही दाम पे मिले, अच्छी क्वालिटी की मिले। तो बिजनेस का जो सोशल जो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी जो व्यवसाय उसका जो सामाजिक उद्देश्य होता है या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी हाई क्वालिटी की जो वस्तुएं वो मिले और साथ में उचित मूल्य के ऊपर उन वस्तुओं को ग्राहकों को दिया जाए, जिससे और अपने ऑब्जेक्ट तो भूलना भी नहीं है, यानी जो प्रॉफिट मेकिंग है वो तो रखना ही है। ठीक है, अब प्रॉफिट मेकिंग के साथ में ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल घटिया किस्म की वस्तुएं देने लग गया, ठीक है, वो बेईमानी करने लग गया, वो नहीं, उसको छोड़ते हुए हाई क्वालिटी भी रखे अपने प्रोडक्ट की और एक उचित प्राइस भी अपने प्रोडक्ट का रखे, जिससे कि वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज कर पाए और आने वाली जो नए जो भावी जो कस्टमर्स हैं वो भी आपके इस प्रोडक्ट से जुड़ पाए। सेकंड, समाज के विकास में योगदान, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब समाज के विकास में योगदान कैसे कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट को समाज के वर्गों में या समाज के कुछ क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ में भी उनको लगाए, जैसे हॉस्पिटल्स ओपन करवाएं,
कुछ कैंप लगवाएं, कुछ रिलीफ कैंप लगाए, अनाथ आश्रम है, ऑर्फेंस हाउसेज हैं, उनके अंतर्गत वो अपना कुछ पैसा उनको डोनेट करे या उनके वेलफेयर में काम करे या उनके बिल्डिंग्स बनवाएं, उनमें कुछ उनके कुछ अन्य प्रकार से कोई सहयोग होता है वो करे। तो सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत यानी वह समाज, क्योंकि देखिए पैसा वो जो कमा रहा है वो समाज से ही कमा रहा है, तो कुछ पैसा समाज को वापस लौटाने में हर्ज भी क्या है, और करना भी चाहिए। यदि किसी व्यवसाय को प्रोग्रेस करनी, तरक्की करनी है, गुडविल कमानी है, तो उसको समाज के अंदर भी कुछ ना कुछ योगदान तो करना ही पड़ेगा। तो इवन आजकल तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से भी एक जरूरी हो गया है सरकार को ये बताना कि आपने सामाजिक अपने प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन आपने समाज को क्या दिया, यानी आपने अपने प्रॉफिट के अंदर कितना % भाग CSR जो यानी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कितना भाग आपने निकाला, समाज की सेवा के क्षेत्र में दिया। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विनियोजकों को पर्याप्त लाभ, फेयर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे अब आप भी जानते हैं कि जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर शेयर, कुछ व्यक्ति अपना पैसा लगाते हैं, अंशधारी हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे द्वारा वेल ढंग से जो पैसा कमाया जाता है तो हम अपने विनियोजकों को भी पर्याप्त लाभ दे सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रोजगार उपलब्ध करना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए जब बिजनेस होगा तो बिजनेस के अंदर शुरुआत से लेके उसको कस्टमर तक पहुंचाने तक के लिए जो कार्य होंगे उनमें कहीं ना कहीं पे आपको व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, और यदि आप उन व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध करवा के उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और व्यवसाय को भी जो मानवीय जो नीड है वो पूरी करते हैं, तो इससे देश का विकास तो हो गई, और देश का विकास से समाज का विकास या समाज के विकास से देश का विकास भी जुड़ा हुआ होता है। यानी एक रोज़गार उपलब्ध कराने से केवल आपका बिजनेस का विकास, ठीक है, आपके बिजनेस के विकास के साथ में आप समाज का विकास, वर्ग का विकास और इसके द्वारा देश का विकास जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो यह हमने अभी तक देखा इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय के उद्देश्य जो 2 टाइप से थे, आर्थिक और सामाजिक, इकोनॉमिक और सोशल। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं कि बिजनेस रिस्क यानी व्यावसायिक जोखिम। देखिए अब ये पॉइंट्स यहाँ भी थोड़े बहुत आपको कहीं ना कहीं समझ रिलेटेड लगेंगे कि बिजनेस के अंदर रिस्क कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको रिस्क कहाँ पे मिल सकता है या क्या क्या कारण उसके होते हैं। तो सब इसमें मैंने इनको 4 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेज। सेकंड मानवीय कारण, जो मानव के कारण से होते हैं वो ह्यूमन कॉजेज। थर्ड इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक कारण। और अन्य, ठीक है, अन्य के अंतर्गत ये वाले कारक आएंगे जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले नेचुरल कॉजेज यानी बिजनेस व्यवसायिक जो बिजनेस जो है उसके अंदर नेचुरल कॉजेज प्राकृतिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं या क्या कारण होते हैं, जिसमें आप देखिए सबसे जो समझने के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे मौसमी कारक। अब मौसमी कारक में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बरसात हो गई है, ठीक है, आंधी तूफान, अत्यधिक बारिश, ठीक है, कम बारिश, ये सारे जो कारण हैं वो कौन से कारण हो गए, मौसमी कारक कारण, यानी जो मौसम से जुड़े हुए जो कारण हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपका बिजनेस है, ठीक है, अब आप चावल का बिजनेस करते हैं, ठीक है, राइस का। अब राइस के अंतर्गत अब जहाँ भी इसका प्रोडक्शन यानी जहाँ इसका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, जैसे मान लीजिए बिहार हुआ जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, तो मान लीजिए अब यदि वहाँ पे एक साल बारिश नहीं हो जितनी की चावल को नीड है, ठीक है, जहाँ तो आपके माल के ऊपर फर्क तो पड़ेगा कि अब आपको माल कहाँ से जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब माल ही नहीं है तो आप इंपोर्ट क्या करेंगे, तो आपको कुछ और तरीके से माल को इंपोर्ट करके अपने जो बिजनेस है उसके अंतर्गत कस्टमर्स की जो डिमांड है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। तो केवल मौसम की वजह से आपका बिजनेस को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा भूकंप हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक के अंदर भी आप जानते हैं कि अब ये तो नेचुरल है, अब क्या तो आप बिल्डिंगें गिर जाती हैं, ठीक है, ज़मीनें फट जाती हैं, तो वो जो कारण है वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा अन्य कारण जैसे हाल ही के अंदर हमने देखा भी कि जो टिड्डियों दल का हमला हुआ था, ठीक है, तो टिड्डी दल के हमले के चक्कर में लॉस किसका हुआ, आपके किसानों के द्वारा जो फसलें की गई उसका। अब मान लीजिए कोई फसल है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड ही थी, ठीक है, तो उसका जो नुकसान हुआ तो आपके बिजनेस के ऊपर भी तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से होगा ही होगा। तो या मान लीजिए बिजली गिर गई,
तो ये भी एक तरह से क्या हुआ, आपका जब मान लीजिए बिजली किसी पे भी गिर जाए, ठीक है, आपकी बिल्डिंग पे बिजनेस के में जो आपकी बिल्डिंग है या जहाँ आपका प्रोडक्शन होता है वहाँ पर है, या मान लीजिए जो व्यक्ति शहर में काम कर रहे थे उनके घर पे या कहीं भी आप मान सकते हैं। तो ये जो कॉजेज है इसके ऊपर तो किसी का कोई रोक या बस नहीं चल सकता। तो ये जो कॉजेज के कारण आपको बिजनेस के अंदर भी कहीं हानि उठानी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये दैट इज़ द नेचुरल कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट वी कम ऑन द सेकेंड टाइप्स, मानवीय कारण, यानी ऐसे कारण जो मानव के कारण होते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत आता है बेईमानी। अब मान लीजिए आपकी कंपनी के अंदर जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा आपकी कंपनी में ही बेईमानी की जा रही है, ठीक है, आपके जो कंपनी के अंदर जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा बेईमानी की जाती है, तो क्या होगा, उसका लॉस आपकी कंपनी को कहीं ना कहीं तो उठाना ही होगा। मान लीजिए आपके अकाउंट में गड़बड़ी कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी कैश के अंदर गड़बड़ी कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके जो मटेरियल है उसमें चोरी हो रही हो, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक पता ना लगे। तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो भी चीज़ों से डिसऑनेस्टी हो रही है उसका नुकसान आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं पर तो उठाना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ग्राहकों की बेईमानी। अब कई बार क्या होता है, ग्राहकों द्वारा भी बेईमानी कर दी जाती है। अब ग्राहकों द्वारा बेईमानी जैसे माल को चुरा लिया गया, जब आप शॉप पर हैं और आपके सामने तो जो है नहीं चुरा पाएंगे, लेकिन आपके एब्सेंस में या आपके इधर उधर होने के ऊपर यदि आपकी जो वस्तुएं हैं उनको चुरा लिया जाता है, ठीक है, तोड़ फोड़ कर दी जाती है, ठीक है, ग्राहकों द्वारा, तो बाकायदा इसका नुकसान भी आपके बिजनेस को उठाना पड़ेगा। इसके अलावा हड़ताल या तालाबंदी, स्ट्राइक और लॉकआउट, ये वाली प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं कि आपके बिजनेस के अंदर मान लीजिए मज़दूरों ने हड़ताल कर दी, ठीक है, या मज़दूरों के द्वारा कुछ मांगें रखी गई, इस वजह से उन्होंने ताला लगा दिया कि हम भी काम नहीं करेंगे देंगे और किसी को भी नहीं करने देंगे काम। तो ये इस प्रकार की जो हानि है वो आपके मानवीय कारणों वाली हानि मानी जाएगी। और इसके अलावा जैसे कई बार वर्कर्स होते हैं या आपके जो लेबर्स हैं वो असावधानी से कोई काम करते हैं, तो उसका भी तो आपको लॉस उठाना ही होगा, क्योंकि जो आपका मटेरियल था, रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए रॉ मटेरियल में उन्होंने लापरवाही बरती और ख़राब हो गया तो उसका भी लॉस होगा, ठीक है। और या मान लीजिए मशीन के अंदर काम कर रहे हैं, मशीन के अंदर चलते चलते किसी प्रकार से और कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो असावधानी की वजह से तो उसका भी लॉस उठाना होगा। तो उसका मुख्य कारक या मुख्य जो कोज था वो कौन था, मानव, ह्यूमन। तो इस वजह से भी आपको नुकसान उठाना होता है, ठीक है, गॉट इट। अब नेक्स्ट पॉइंट वी कम ऑन द इकोनॉमिक कॉजेज, यानी आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण में देखिए क्या आता है, इस पर जैसे फैशन में परिवर्तन। अब मान लीजिए अब आपके पास में इतना तो माल होता ही है बनाया हुआ, अब मान लीजिए एकदम से कॉम्पिटिटर ने कुछ और नए तरीके से आप जो प्रोडक्ट है उसमें चेंजेस कर लिए, तो उस चेंजेस की वजह से अब आपका जो प्रोडक्ट है उसमें भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। यानी कि नए नए फैशन के अंदर जो आपका फैशन जो चल रहा था उसके अंतर्गत अब आपको नए प्रोडक्ट में भी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में न्यू कलर डिज़ाइंस, ठीक है, उसके प्राइस उसके अंतर्गत आपको भी चेंज करना पड़ेगा। तो फैशन में परिवर्तन होने से भी व्यवसाय को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा मूल्यों में वृद्धि या कमी, कई बार होता है कि कॉम्पिटिटर हैं, उसने मान लीजिए आपके राइवल जो प्रोडक्ट है उसके अंदर उसने प्राइस कम कर लिया, तो फैक्ट है कि आपको भी कम लाभ की धारणा को ध्यान में रख के फिर अपने प्रोडक्ट में प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर जो हैं वो कम प्राइस की तरफ ही दौड़ेंगे, ठीक है। तो और यह मूल्यों में कई बार वृद्धि हो जाती है तो नो डाउट आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन कब तक, जब तक आप उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंतर्गत चला पा रहे हैं। पर यदि फैशन में परिवर्तन हो गया तो मूल्य वृद्धि भी काम में नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा कई बार प्रतियोगिताएं, जैसे मैंने अभी आपको एक बताई है कि कई बार मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो नई नई पॉलिसीज़ लेकर आ जाते हैं, है ना, या बाय वन गेट वन के फ्री की पॉलिसी ले आए, या उन्होंने प्राइस रिड्यूस कर दिया, या उन्होंने अपना कुछ नए टेक्नोलॉजी लेकर आ गए। तो ये जो प्रतियोगिताएँ जो चल रही है, इन प्रतियोगिताओं की वजह से भी आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और नेक्स्ट है ग्राहकों को सुविधा देना। कई बार कस्टमर्स को हम लोग जो है जो सुविधाएं देते हैं, ठीक है, अब वो सुविधाएं देते हैं तो वो कस्टमर्स जो हैं उन सुविधाओं को देने के लिए हमें अपना प्रॉफिट के ऊपर भी जो है कम ध्यान देना होगा, क्योंकि मतलब अपना मार्जिन कम करना होगा और उसको ग्राहकों को सुविधा देनी ही होगी, तो उसके अंतर्गत भी हमारा खर्चा होगा। और ये एक कारण हो सकता है हमारा जो आर्थिक कारण जो हमारे व्यवसाय की जोखिम को बढ़ा सकता है।
अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, वो देखते हैं अदर कॉजेज यानी अन्य कारण। अन्य कारण में जैसे आपके सामने है प्राकृतिक कारण, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि कई बार जैसे मान लीजिए अब आपका जो आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो इस प्रकार की वस्तु का कर रहे हैं जो शीघ्र नष्ट हो जाती हो, ठीक है, या आपकी जो मशीनें हैं वो अब घिस चुकी हैं, तो ये नेचुरल है, वर्क करेंगे तो घिसेगी। और आपकी यदि वस्तुएं यदि शीघ्र खराब होती हैं या मौसमी कारण की वजह से, या मान लीजिए वो उनका प्रकृति ऐसी उन वस्तुओं की, जैसे दूध हुआ है ना, ये सब्जियां हुआ, तो ये तो नेचुरल प्राकृतिक कारण है। यदि आपने इनका जल्दी अपने इनको मतलब सेल नहीं किया या इनका जल्दी कस्टमर इनको बुक नहीं करता है तो उसका लॉस आपको उठाना पड़ेगा। इसके अलावा टेक्निकल कारण, जैसे टेक्निकल में हो गया जैसे कि आपकी जो तैयार मशीनें जो हैं है ना, पुरानी मशीनों के स्थान पर यदि आपको नई मशीनें लानी ही पड़ेगी या तो वो भी एक तरह से आपका जो है बिजनेस की जो टेक्निकल रिस्क कॉजेज की श्रेणी में आता है। इसके अलावा यांत्रिक कारण, जैसे मान लीजिए कई बार मशीनों को तैयार करते समय यदि उनमें कोई दोष रह जाता है या मशीनों को काम करते करते यदि बंद हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं, तो उसकी वजह से काम रुक जाता है, प्रोडक्शन रुक जाता है, तो उसका भी लॉस हमें बिजनेस के अंदर देखने को मिलेगा। और फिर है मैनेजरियल इस कॉजेज। मैनेजरियल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो पॉलिसी है, मैनेजर जो प्रबंध जो करते हैं आपके बिजनेस में जो भी हैं टॉप लेवल पे, वो यदि उचित प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पॉलिसी अच्छी नहीं है, ठीक है, उनके जो डिसीजन गलत लिया गया या उनमें कंट्रोल बिजनेस के अंदर कंट्रोल नहीं है, तो उसका भी लॉस कहीं जो है अन्य कारणों के रूप में आपको कहीं ना कहीं बिजनेस के रिस्क के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको इसके ऑब्जेक्टिव और इसके कोजेज दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। देखिए वापस रिवाइंड कर देता हूँ, ऑब्जेक्टिव 2 होते हैं, इकोनॉमिक और सोशल, और कोजेज में भी 4 कारण होते हैं, नेचुरल कोजेज, ह्यूमन कोजेज, इकोनॉमिक कोजेज और अदर कोजेज। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्स के अंदर जो है ये तो ऑब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, तो केवल इकोनॉमिक भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट सोशल भी आ सकते हैं, अथवा दोनों आ सकते हैं, या केवल कोजेज के अंदर मान लीजिए आपसे केवल कोई भी पर्टिकुलर एक कोजेज पूछा जा सकता है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर पूरा बड़े में आपसे पूरे जो भी कारण हैं, जो भी जितने भी हैं, उनको भी आपसे एक्सप्लेन करवाया जा सकता है। ठीक है, बी सेफ, बी हेल्दी, थैंक यू।